हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में कि आखिरकार सॉल्ट्स होते क्या हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है एंड सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह तो आप जानते हैं क्योंकि इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि जब हम एसिड्स की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से करवाते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यह तो आप जानते होंगे क्योंकि इसको हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था। ये बात तो हुई कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता किस प्रकार है, लेकिन हमारा असली मुद्दा ये है कि सॉल्ट्स होते क्या है। तो सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि टू पार्ट्स कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जो कि आयन से मिलकर बना होता है। यह तो आप जानते हैं। जब किसी एटम पर कोई चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? आयन। जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे बोलते हैं कैटायन, और जब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं एनायन। कैटायन यानी धनायन और एनायन को हम बोलते हैं हिंदी में ऋणायन। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो टू पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। वो टू पार्ट्स क्या होते हैं? एक कैटायन और एनायन, यानी कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज और एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम सॉल्ट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत से सॉल्ट्स हैं। हमारी दुनिया में बहुत से सॉल्ट्स भरे पड़े हैं, भरमार है सॉल्ट्स की। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट्स के। मैंने आपसे क्या कहा था, जो सॉल्ट्स होते हैं वो टू पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, पहला कैटायन और दूसरा एनायन। तो जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें KCl, तो यह टू पार्ट्स से मिलकर बना है। पहला पोटेशियम K पॉजिटिव, दूसरा क्लोरीन आयन। तो K पॉजिटिव और Cl माइनस। तो K पॉजिटिव क्या है? कैटायन, क्योंकि इस पे पोटेशियम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे है माइनस चार्ज, यह है एनायन। इसी प्रकार हम सोडियम सल्फेट की बात करें Na2SO4, तो ये सोडियम कैटायन और सल्फेट SO4 2 माइनस सल्फेट एनायन से मिलकर बना होता है कैटायन। अगर इसी प्रकार हम बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट की MgCO3, तो ये मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव कैटायन से और कार्बोनेट एनायन से मिलकर बना है। तो अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं। जब किसी एटम पर कोई चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं आयन, और जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन यानी धनायन बोलते हैं। जब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम एनायन बोलते हैं। और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो कैटायन और एनायन दोनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की पोटेशियम क्लोराइड, तो K पॉजिटिव क्या है? कैटायन, और Cl माइनस क्या है? एनायन। तो दो आयन जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। दो आयन मतलब कैटायन एनायन आपस में मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं।
हाँ, मुझे आपको एक बात और बतानी है कि किसी भी सॉल्ट में जो हाइड्रोजन आयन है वो कैटायन के रूप में और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एनायन के रूप में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि सॉल्ट में H प्लस कैटायन और OH एनायन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें जो कैटायन है वो H पॉजिटिव के रूप में या कोई एनायन OH माइनस के रूप में प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को हम सॉल्ट्स नहीं कहेंगे। सॉल्ट्स की ये विशेषता तो होती है कि वो कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक बाउंडेशन ये भी है कि जो कैटायन है वो H पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए और जो एनायन वो OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होना चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि H प्लस कैटायन और OH माइनस एनायन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको एसिड और बेस की जब विशेषताएं बता रहा था तो एक बात बताई थी कि हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स, और OH माइनस आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, बेस। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते थे, एसिड, और ऐसे कंपाउंड जिसमें कि OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बेस। तो अगर किसी कंपाउंड में H प्लस प्रेजेंट हो गया तो वो तो एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा और OH माइनस प्रेजेंट हो गया तो वो हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब आप बात समझ रहे हैं ना कि हम क्यों कह रहे हैं कि एनायन OH माइनस के रूप में और कैटायन H प्लस के रूप में क्यों प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एनायन के रूप में H प्लस या OH प्रेजेंट हो गया तो वो एसिड बेस हो जाएगा, फिर तो सॉल्ट की बात रही नहीं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सॉल्ट्स में कभी भी H प्लस कैटायन और OH एनायन कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। और इन सब एग्जाम्पल्स में आप देखिए जो कैटायन इसमें क्या है कि पोटेशियम, एनायन क्या है क्लोराइड, यहाँ पे क्या है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिल्वर का गलत लिख दिया था, AgCl2। सिल्वर क्या है कैटायन, क्लोराइड क्या है एनायन, मैग्नीशियम क्या है कैटायन, क्लोराइड क्या है एनायन। तो आपने सभी देखा होगा H प्लस कैटायन या OH एनायन आपको देखा नहीं देखा, तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि H प्लस कैटायन OH एनायन सॉल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होते, अगर प्रेजेंट है तो वो सॉल्ट नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार सॉल्ट्स होते क्या हैं। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, एनायन और कैटायन से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई कंपाउंड जिसमें कि एनायन के रूप में OH माइनस या कैटायन के रूप में H पॉजिटिव प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड सॉल्ट नहीं कहलाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला न्यूट्रल सॉल्ट्स, दूसरा एसिडिक सॉल्ट्स एंड थर्ड बेसिक सॉल्ट्स। यानी जो सॉल्ट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। चलिए तो मैं एक एक करके इन तीनों सॉल्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में कि आखिरकार न्यूट्रल सॉल्ट्स होते क्या हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि ना तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और ना ही बेसिक कैरेक्टर। यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट्स न्यूट्रल ही होते हैं, ना तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और ना ही बेसिक कैरेक्टर। और जो इनकी pH वैल्यू होती है वो 7 होती है। और जब मैं आपको pH स्केल के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो pH स्केल की 7 वैल्यू होती है वो न्यूट्रल कंडीशन को शो करती है। यानी कि जब हम कोई न्यूट्रल सॉल्ट उसको वाटर में डिसॉल्व करें और उसमें pH इंडिकेटर को डिप कराएं तो ग्रीन कलर शो करेगा और जो उसका pH वैल्यू होगी वो 7 होगी, क्योंकि ये ना तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और ना ही बेसिक कैरेक्टर। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं तब न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं तब न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और हमारे लिए बना क्या, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में तो जानते ही हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ऐसे एसिड्स होते हैं
कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी डिसोसिएट होकर H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस भी ले लिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करेगा, ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा। तो H और OH मिलके क्या बनाएंगे, HOH यानी कि वाटर। तो क्या बन गया, वाटर। जब ये H है ये पॉजिटिव है तो क्लोराइड आयन बनेगा, और यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे H प्लस OH नेगेटिव में मिलके बना लिया वाटर, और यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस में मिलके बना दिया सोडियम क्लोराइड। और जो सोडियम क्लोराइड होता है इसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारे घरों में यूज होता है, और इसे हम खाने में यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं तब न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन इसलिए हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जब इसने H प्लस आयंस को रिलीज कर दिया, जितने मॉलिक्यूल्स थे एसिड के उस सभी ने H प्लस आयंस को रिलीज कर दिया। जो स्ट्रॉन्ग बेस था उसके सभी मॉलिक्यूल्स ने OH नेगेटिव आयंस को रिलीज कर दिया। तो जब H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन मिले तो इन्होंने बना लिया वाटर H2O, H2 निकल गया। अब बचा क्या, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। तो इन्होंने सोचा अब हम क्यों अकेले हैं, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो Na प्लस और Cl ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और बना लिया सोडियम क्लोराइड। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और बना लिया वाटर। तो इस प्रकार न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपके MCQ क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है। तो कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। तो आपके माइंड में अब क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर तो जब वीक बेस और वीक एसिड रिएक्शन करेंगे, यानी कि वीक एसिड प्लस वीक बेस, तब भी न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो तब न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसको मैं लास्ट टाइम बताऊंगा, तब मैं इसको अच्छे डिटेल में बताऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तभी न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वीक बेस और वीक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में कि आखिर एसिडिक सॉल्ट्स होते क्या हैं। आपको नाम ही से समझ में आ रहा होगा एसिडिक सॉल्ट, यानी कि ऐसे सॉल्ट्स जो कि एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम। तो इसलिए जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं अगर हम उनको पानी में डिसॉल्व करें और पीएच इंडिकेटर को डिप कराएं तो जो है वैल्यू मिलेगी पीएच की, वो क्या होगी, 7 से कम होगी, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है। और एसिडिक सॉल्ट यानी जो एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, और जो भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो एसिडिक सॉल्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता किस प्रकार है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से करवाते हैं
एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर। आप कुछ इस प्रकार समझिए कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक बढ़िया ताकतवर है और एक कमजोर। तो जब लड़ाई होगी और खत्म होगी तो कौन जीतेगा? उसी का दबदबा रहेगा ना जो स्ट्रांग था। तो यहाँ पे हुआ यही है कि जो स्ट्रांग एसिड है बढ़िया ताकतवर है, जो वीक बेस है कमजोर है, दमी नहीं है। तो जब इन दोनों ने आपस में लड़ाई की, यानी दोनों को मिक्स किया गया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? सॉल्ट का। यानी जीता कौन? जो स्ट्रांग था। तो जो सॉल्ट बना उसमें किसके कैरेक्टर आ गए? एसिड के। अब थोड़ा इस बात को मैं आपको डीप में बताता हूँ कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसे हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अपने जो H+ आयन से पूरी रिलीज कर देते हैं, यानी कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। और जितने भी मॉलिक्यूल्स एसिड के थे उन सभी ने क्या किया? H+ आयन्स को रिलीज कर दिया, यानी 100% यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। और जबकि जो वीक बेस है, इसका मतलब क्या है कि जब हम वीक बेस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यह कंप्लीटली डिसोसिएट होकर OH आयंस को रिलीज नहीं कर रहा है। यानी अगर जो बेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से लगभग 50% या 60% या 30% मॉलिक्यूल्स हैं वो ही डिसोसिएट होकर OH माइनस को रिलीज कर रहे हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो OH माइनस को रिलीज नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो OH माइनस आयंस की नंबर है वो क्या होने वाले हैं? कम, जबकि यहाँ पे क्या है? ज़्यादा। तो जब सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा, यानी जो यहाँ पे क्या H+ आयन रिलीज हुए, यहाँ पे OH, यहाँ पे जो H+ आयंस है उनकी मेजोरिटी है और यहाँ पे जो OH माइनस उनकी माइनॉरिटी है। तो जितने OH माइनस होंगे उतने H+ आयंस से वो मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। और इसके अलावा H+ आयंस तो बच ही जाए, क्योंकि जो OH माइनस है वो है कम और H+ आयंस कितने हैं? बहुत ज़्यादा। तो जितने OH माइनस होंगे उतने वो H+ से जोड़ के क्या बना लेगा? वाटर। बाकी जितने बचे H+ आयंस वो क्या करते हैं? जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें चले जाते हैं। और मैंने क्या कहा था? जिस सब्सटेंस में H+ आयन प्रेजेंट होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इस कारण जो सॉल्ट बनता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर आ जाते हैं। चलिए तो अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपना बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक हमें लेना है वीक बेस, तो हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। यहाँ पे HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस। दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो क्या होगा? जो एसिड है वो H+ आयन को रिलीज करेगा, जो बेस है वो OH माइनस आयंस को रिलीज करेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना लेंगे? H+ प्लस OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे? HOH, यानी कि वाटर। तो यहाँ पे क्या बन गया? वाटर। अब बचा क्या? क्लोराइड आयन, जिसपे क्या? नेगेटिव चार्ज, और बचा अमोनियम आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये दोनों अकेले बच गए और दोनों पे क्या? अपोजिट चार्ज। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो क्लोराइड आयन ने अमोनियम आयन को अट्रैक्ट किया और बना लिया अमोनियम क्लोराइड। और जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट होगा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो H+ आयंस थे वो क्या थे? बहुत अधिक संख्या में। जो OH आयंस थे वो क्या थे? बहुत कम संख्या में। तो जितने OH माइनस आयंस थे उन्होंने H+ आयंस के संग मिलकर क्या कर लिया? खुद को न्यूट्रल कर लिया और बना लिया वाटर। लेकिन तब भी H+ आयंस इतने ज़्यादा थे कि वो कुछ बच गए, और वो जो बचे हुए H+ आयंस थे वो सॉल्ट में चले गए। और सॉल्ट का क्या आ गया? एसिडिक प्रॉपर्टी उसने गेन कर ली। किसने? सॉल्ट ने। इसलिए जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है। तो आपको ये बात याद रखिए, क्योंकि आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एसिडिक सॉल्ट। ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है। तो
आ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड कौन सा सॉल्ट है, तो एसिडिक सॉल्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक सॉल्ट होते क्या है, उनका फॉर्मेशन होता किस प्रकार है और किस कारण से एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो बस एक ही कंडीशन है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होंगे तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। वो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि H+ आयंस बहुत ज़्यादा थे और जो H+ आयंस जिस भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स के बारे में कि आखिरकार बेसिक सॉल्ट्स होते क्या हैं। आपको नाम ही से समझ में आ रहा होगा, बेसिक सॉल्ट्स यानी ऐसे सॉल्ट्स जो कि बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। और यदि हम बेसिक सॉल्ट्स लें और उसे वाटर में डिजोल्व कर दें यानी एल्कली सॉल्ट्स, क्योंकि जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली। तो जो हमने एल्कली सॉल्ट लिया उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया और फिर पीएच इंडिकेटर को उसमें डिप कराया, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो 7 से अधिक होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पीएच इंडिकेटर को जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो भी बेसिक सॉल्ट्स या बेसिक जो भी सब्सटेंस होते हैं अगर उनमें पीएच इंडिकेटर को डिप कराएं उनके सॉल्यूशन में तो जो वैल्यू आती है पीएच की वो 7 से ज़्यादा होती है। तो जब भी हम बेसिक सॉल्ट के लिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 से अधिक। तो यानी जब हम बेसिक सॉल्ट्स की या एल्कली सॉल्ट्स के वाटर में जब भी हम पीएच इंडिकेटर को डिप कराएंगे तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो 7 से हमेशा अधिक होगी। जबकि जो एसिडिक सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में जब हम पीएच इंडिकेटर को डिप कराते हैं तो जो वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। न्यूट्रल के लिए पीएच वैल्यू 7 होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो बेसिक सॉल्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता किस प्रकार है, क्या कारण है कि बेसिक सॉल्ट बन रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं किसके संग, वीक एसिड, कमजोर एसिड है, तो हमें मिलता है बेसिक सॉल्ट और बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वाटर। तो आप इस प्रकार मैंने आपको एसिड में बताया था कि एक अखाड़ा है जिसमें कुश्ती हो रही है, एक है दमदार और दूसरा वाला है क्या, कमजोर। तो कौन जीतेगा, दमदार वाला। ट्रॉफी किसको मिलेगी, दमदार वाले को। तब दबदबा किसका रहेगा, जो दमदार ताकतवर होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस है एसिड, दबदबा किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस का, ताकतवर है, लड़ाई होगी, एसिड को मार के भगा देगा और क्या बना लेगा, बेसिक सॉल्ट। यानी जो सॉल्ट बनेगा उसमें कैसा कैरेक्टर रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। आप यह तो जानती हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयंस को रिलीज करते हैं। यानी यहाँ पे जो डिसोसिएशन होता है वो 100% होता है। यानी जितने भी बेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी वाटर में डिसॉल्व होने पर वो सभी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयंस को रिलीज करेंगे। और यहाँ पे है वीक एसिड। वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो H+ आयन से बहुत कम मात्रा में रिलीज करते हैं। यानी कि इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें से कुछ ही यानी 50, 30 या 40% मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, H+ आयंस को रिलीज करते हैं। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो H+ आयंस उनकी क्या है, माइनॉरिटी यानी बहुत कम है। और यहाँ पे OH आयंस की क्या है, मेजॉरिटी। तो होगा क्या, जितने भी H+ आयंस है वो क्या करेंगे, OH आयंस के संग मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे यानी वाटर बना लेंगे। आप कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, यहाँ पे OH आयंस को हम समझ लेंगे कि इनके नंबर से कितने, 8। यहाँ पे जो H+ आयंस है उनके नंबर हमने मान लिए कितने, 2। तो क्या होगा, जो 2 होंगे इनको इसमें से माइनस कर दो, क्या होगा, 6 बचेगा। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स H+ के थे उसने OH के संग मिलकर न्यूट्रल हो गए, लेकिन जो अदर OH आयन से जो कि बचे हुए थे, जो बहुत ज़्यादा थे, वो तो बच ही रहेगा क्योंकि जितने H+ थे उसने उतने OH से तो क्या कर लिया, न्यूट्रल हो गए, वाटर बना लिया। लेकिन जो OH थे वो क्या थे, H+ की तुलना में बहुत ही ज़्यादा थे। तो जो OH- आयंस होते हैं वो सॉल्ट में चले जाते हैं और जिसके कारण जो सॉल्ट होता है वो बेसिक नेचर शो करता है। और मैंने आपको क्या बताया था, जिस सब्सटेंस में
OH आयंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी OH आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो क्या कैसे नेचर शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। अब हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब हमें लेना है एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा है, हमने लिया क्या, खतरनाक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है तो हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो बेस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने OH आयन रिलीज किया। जो एसिटिक एसिड है यानी एसिड जो होते हैं वो H+ आयंस को रिलीज करते हैं, तो उन्होंने H+ आयंस को रिलीज किया, तो OH माइनस प्लस H+ आयन क्या मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, यानी HOH यानी वाटर। तो हमारा वाटर बन गया। माइनस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और एसिटेट आयन में है नेगेटिव चार्ज, तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट यानी CH3COONA, सोडियम एसिटेट। और सोडियम एसिटेट क्या है, एक बेसिक सॉल्ट। और जो भी जितने बेसिक सॉल्ट होंगे उनकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 से ज़्यादा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये बेसिक सॉल्ट्स होते क्या हैं, इनका फॉर्मेशन होता किस प्रकार है, भाई क्या कारण है कि जो एक सॉल्ट को उसका बेसिक नेचर देता है, ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं अब आपको यह बता देता हूँ कि जब हम न्यूट्रल सॉल्ट्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको यह बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो तो आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं। तो क्या वीक एसिड और वीक बेस भी आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्ट देंगे, तो मैंने आपसे कहा था नहीं। तो मैं उसका कारण बताता हूँ क्यों वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्ट नहीं देते, जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो तो न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसकी हमें रिएक्शन करवाई स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट न्यूट्रल बाय प्रोडक्ट वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली यानी 100% डिसोसिएट होकर उसके मॉलिक्यूल्स क्या देते हैं, H+ आयन। और जो डिसोसिएशन क्या होता है 100% यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल्स है वो सभी डिसोसिएट होकर H+ आयन देंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है कि जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देंगे, यानी जितने भी मॉलिक्यूल किसके होंगे, हाइड्रोक्स, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स बेस के होंगे जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, OH- आयंस रिलीज करेंगे, यानी 100% डिसोसिएशन यहाँ पे भी होगा। तो बात बिल्कुल सिंपल है, 100 मतलब जितने नंबर्स H+ आयंस के हैं उतने ही आयंस किसके हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज करके हमें सॉल्ट देंगे, कैसा, न्यूट्रल, और प्लस HOH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। लेकिन जब वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन करते हैं तब न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमने लिया वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड का क्या मतलब है कि जब भी इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो H+ आयंस को रिलीज करेंगे, यानी जो डिसोसिएशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, कुछ ही मॉलिक्यूल्स H+ आयन को रिलीज करेंगे। यहाँ पे वीक बेस है, वीक बेस का भी यही मतलब है कि इसके जो भी जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स OH- आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करेंगे, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स वीक बेस के होंगे उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स OH- आयंस को रिलीज करेंगे, पूरे नहीं करेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या 30% डिसोसिएशन हुआ है, 30% मॉलिक्यूल्स ने ही
H प्लस आयंस को रिलीज किया है और यहाँ पे 40%। तो अब देखिए इस कंडीशन में होता ये है कि यहाँ पे वीक बेस है, उसने 30% H प्लस आयंस दिए 100% में से, इसने 40%। तो इस कंडीशन में जो वीक बेस है, दोनों वीक बेस, यहाँ वीक एसिड और वीक बेस तो है, लेकिन इस कंडीशन में जो वीक बेस है वो वीक एसिड की तुलना में तो स्ट्रांग ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो H प्लस आयंस है वो कम है और यहाँ पे जो OH माइनस आयंस है वो ज़्यादा है। लेकिन है तो दोनों वीक ही, लेकिन जो वीक बेस है वो वीक एसिड की तुलना में क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। या हम इसका उल्टा कर दें कि जो वीक एसिड है उसको जब हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो इसका कितना हुआ, 60% डिसोसिएशन हुआ, यानी इसकी जितने मॉलिक्यूल्स उसमें से 60% मॉलिक्यूल्स ही H प्लस आयन को रिलीज कर रहे हैं, जबकि जो वीक बेस लिया उसमें से क्या 55% ही जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने OH माइनस आयंस को रिलीज किया और बाकी ने नहीं किया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो वीक एसिड है वो वीक बेस की तुलना में स्ट्रांग हो गया है, तो दोनों ही क्या वीक, लेकिन इसमें डिसोसिएशन क्या हुआ 60% या 55%, यानी कि जो H प्लस आयन है उनके नंबर ज़्यादा हैं और यहाँ पे OH माइनस आयन है उनके नंबर क्या है, कम। यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो क्या हुआ, इसकी तुलना में तो स्ट्रांग हो गया, तो अब क्या बन जाएगा, एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो कोई बात ही नहीं है कहने, क्योंकि 100% डिसोसिएशन दोनों में ही होता है, यानी यहाँ पे जितने आयन H प्लस के होंगे उतना ही OH के, और दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस में होता ये है कि अब पता नहीं ये कितना डिसोसिएशन कर रहा, ये कितना कर रहा, ये 60 कर रहा, ये 55 कर रहा, ये 30 कर रहा, ये 40 कर रहा। अगर जब दोनों का डिसोसिएशन वीक एसिड और वीक बेस में सेम हो तभी क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, इन दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर रहेगा ही। इसी कारण जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है और वीक बेस, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। इसलिए अगर आपसे MCQ में पूछा जाए कि अगर वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नो, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेगा। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में ही क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। वीक एसिड और वीक बेस की कंडीशन में न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनता, या एसिडिक सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपकी NCERT बुक में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ही एग्जाम्पल क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया था क्योंकि जो वीक बेस और वीक एसिड होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनाते। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या बाय।